प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। आज हम ऑनलाइन कक्षाओं के अंतर्गत देवनागरी लिपि के विकास और मानकीकरण के बारे में हमने बात की थी और इस बात से ये बात उभर कर के सामने आती है कि हमारी देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता है। आज हम देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता के बारे में बात करेंगे। प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है जिसमें उस भाषा को लिखा जाता है। लिखित ध्वनि संकेतों को लिपि कहते हैं। हिंदी जिस लिपि में लिखी जाती है उसे नागरी या देवनागरी लिपि कहते हैं और ब्राह्मी लिपि से ही देवनागरी लिपि का विकास हुआ है। कहने का भाव यह है कि लिखित ध्वनि संकेतों को हम लिपि कहते हैं। हिंदी जिस लिपि में लिखी जाती है उसे नागरी या देवनागरी लिपि के रूप में जानते हैं। यहाँ आज हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं कि संसार में विभिन्न भाषाएं विभिन्न लिपियों में लिखी जाती है और उन लिपियों में विभिन्न प्रकार के दोष हैं, न्यूनताएं हैं, लेकिन हमारी जो देवनागरी लिपि है उसमें बहुत कम दोष है, वैज्ञानिक लिपि है। तो हमारी देवनागरी लिपि की क्या वैज्ञानिकता है, आज हम अध्ययन करेंगे देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता। देवनागरी लिपि रोमन एवं फारसी लिपि की तुलना में अधिक वैज्ञानिक है। इस लिपि में गुण अधिक है, दोष न्यूनतम है और इसकी वैज्ञानिकता निम्न प्रकार से है। नंबर 1, वर्ण विभाजन में वैज्ञानिकता। हिंदी की देवनागरी लिपि में कुल 52 वर्ण है और वर्णमाला इस प्रकार है। स्वर जिसमें हमारे 11 स्वर है अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। इस तरीके से ये 11 स्वर है जिसमें 4 मूल स्वर है। उसके बाद जो हमारे अनुस्वार और विसर्ग, एक अनुस्वार है और एक विसर्ग है। फिर हमारे व्यंजन वर्ण आते हैं जिसमें क से म तक के 25 वर्ण हैं, जिसमें क, ख, ग, घ, य ये 5 वर्ण कंठ से उच्चारित होते हैं। च, श, ज, झ, ञ ये 5 वर्ण तालव्य हैं, तालु से उच्चारित होते हैं। ट, ठ, ड, ढ, ण ये 5 वर्ण हमारे मूर्धन्य हैं, मूर्धा से उच्चारित होते हैं। फिर त, थ, द, ध, न इनको दंते वर्ण कहते हैं और ये दांतों से उच्चारित होते हैं। फिर प, फ, ब, भ, म ये 5 वर्ण ओष्ठ है, इनके उच्चारण में ओष्ठ ऊपर नीचे होता है। इस तरीके से क से म तक के ये 25 वर्ण हैं जो स्पर्श व्यंजन के रूप में कहलाते हैं और इनका उच्चारण अलग अलग स्थानों से होता है। फिर य, र, ल, व इनको हम अंतस्थ वर्ण कहते हैं, इनकी संख्या 4 है। फिर स, श, स, ह ये ऊष्म वर्ण कहलाते हैं और इनकी संख्या 4 है। फिर संयुक्त व्यंजन क्ष, त्र और ज्ञ और स्र ये 4 वर्ण हमारे संयुक्त व्यंजन है। और जो द्विगुण व्यंजन हैं, जो विदेशी भाषाओं से प्रभाव से हमारे यहाँ आए हैं, द्विगुण व्यंजन ड और ढ ये वर्ण 2 हैं। इस तरीके से कुल वर्ण हमारे हैं वो 52 माने गए। स्वर, जो स्वर का उच्चारण होता है, स्वर के उच्चारण में अन्य ध्वनियों की कोई सहायता नहीं ली जाती है और वायु मुख विवर से वायु मुख विवर से बिना किसी अवरोध के बाहर निकल जाती है। स्वरों के उच्चारण में
किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है और वायुमुख विवर में बिना किसी अवरोध। और व्यंजन ध्वनि, व्यंजन वे वर्ण हैं जो स्वरों की सहायता से उच्चारित किए जाते हैं, यानी व्यंजन ध्वनियों के उच्चारण में वायु मुख विवर में कहीं न कहीं अवरोध होता है और अवरोध के हटने के बाद ही ये उच्चारित होते हैं, इसलिए ये व्यंजन कहलाते हैं। क्योंकि जो व्यंजन हैं उन व्यंजनों में स्वर और व्यंजन दोनों का समाहित रूप है और जब दो है तो उसमें अवरोध की स्थिति आती है। दूसरा जो बिंदु है वह है अक्षरात्मक या वर्णात्मक लिपि। देवनागरी लिपि ध्वन्यात्मक लिपि न होकर अक्षरात्मक या वर्णात्मक लिपि है। ये भी इसकी एक वैज्ञानिकता है कि देवनागरी लिपि ध्वन्यात्मक न होकर अक्षरात्मक या वर्णात्मक लिपि है। तीसरा है समग्रता। देवनागरी लिपि में समग्र ध्वनियों को अंकित करने की क्षमता है। जो जितनी भी ध्वनियां हैं उन ध्वनियों को अलग अलग अंकित करने की क्षमता है। जब हम रोमन लिपि में देखते हैं तो ण एवं न दोनों के लिए एक ही वर्ण एन का प्रयोग होता है। रोमन लिपि को जब हम तुलनात्मक दृष्टि से देखते हैं तो रोमन लिपि में न और न दोनों के लिए एक ही वर्ण एन का प्रयोग होता है, जबकि देवनागरी लिपि में इनके लिए अलग अलग वर्ण चिन्ह हैं। कहने का आशय यह है कि हमारी जो देवनागरी लिपि है उसमें समग्रता है और प्रत्येक ध्वनि को अंकित करने की क्षमता है और प्रत्येक ध्वनि को अलग अलग वर्ण चिन्ह के द्वारा व्यक्त किया जाता है। उच्चारण एवं लेखन में एक रूपता। यहाँ देवनागरी लिपि में जो लिखा जाता है वही बोला जाता है। यहाँ जो लिखा जाता है वही बोला जाता है। देवनागरी लिपि में अनुच्चरित अक्षर नहीं होते, जैसे हम साइलेंट कहते हैं, साइलेंट अक्षर नहीं होते हैं, किंतु रोमन लिपि में कुछ शब्दों में साइलेंट वर्ण होते हैं जो लिखे तो जाते हैं किंतु बोले नहीं जाते। जैसे KNIFE में के साइलेंट है, इसको हम पढ़ते हैं नाइफ। इसी तरह साइकोलॉजी, साइकोलॉजी में P साइलेंट है। इसी तरीके से नॉलेज, नॉलेज में K, W और D तीन ध्वनियां साइलेंट है। इस तरीके से हम देखते हैं कि जो रोमन लिपि है उन रोमन लिपि में कुछ शब्दों में साइलेंट वर्ण होते हैं जो लिखे तो जाते हैं किंतु बोले नहीं जाते हैं, लेकिन हमारी देवनागरी लिपि में ऐसा नहीं है। देवनागरी लिपि में लेखन एवं उच्चारण में एक रूपता है। ये इसकी वैज्ञानिकता को परिपुष्ट करता है। नेक्स्ट बिंदु है नियतता। देवनागरी लिपि में प्रत्येक ध्वनि के लिए एक चिन्ह नियत है। प्रत्येक ध्वनि के लिए एक चिन्ह नियत है, जबकि रोमन लिपि में एक ध्वनि को लिखने के लिए कई विकल्प हैं, इसलिए वहाँ वर्तनी की गलतियां होती है। देवनागरी में क ध्वनि को लिखने के लिए केवल एक वर्ण क ही है, जबकि रोमन लिपि में ये कई तरह से लिखा जा सकता है। जैसे हम रोमन लिपि में क को देखते हैं तो कैट में CAT कैट, C का क, किंग में KING किंग, K का क, क्वीन QUEEN क्वीन, क्वीन में Q का क, और केमिस्ट्री CHEMISTRY केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में CH का क। इस तरीके से रोमन लिपि में ये कई तरह से लिखा जाता है, जबकि हिंदी में क ध्वनि को लिखने के लिए केवल एक ही वर्ण है। फिर है निश्चितता। देवनागरी लिपि में प्रत्येक वर्ण का
निश्चित उच्चारण। ये उच्चारण हमेशा एक सा रहता है, कभी परिवर्तित नहीं होता। किंतु रोमन लिपि में एक ही वर्ण अलग अलग शब्दों में प्रयुक्त होने पर अलग अलग उच्चारण देता है। जैसे हम रोमन लिपि में जब देखते हैं तो बहुत सारे शब्द हैं, BUT बट, PUT पुट, CAT कैट और CITY सिटी। यहाँ बट में यू की ध्वनि अ है, पुट में यू की ध्वनि ऊ है, कैट में सी की ध्वनि क है और CITY सिटी में सी की ध्वनि स है। लेकिन हमारी हिंदी की जो देवनागरी लिपि है उसमें निश्चित उच्चारण के कारण भी देवनागरी लिपि वैज्ञानिक लिपि है। इसमें वैज्ञानिकता को परिपुष्ट करता है। ये भी हमारी निश्चितता है, देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता को पुष्ट करता है, क्योंकि देवनागरी लिपि में प्रत्येक वर्ण का निश्चित उच्चारण है, जबकि दूसरी लिपियों में ऐसा नहीं है। फिर है स्पष्टता। वैज्ञानिक लिपि वही मानी जाती है जिसके दो वर्णों में पारस्परिक साम्य के कारण अस्पष्टता न हो। रोमन लिपि में कुछ चिन्हों की आकृति इतनी मिलती जुलती है कि हाथ से लिखने पर उसमें अस्पष्टता आ जाती है, यथा C और E, M और N, I और L, O और Q। देवनागरी लिपि में वर्णों की यह अस्पष्टता नहीं है, इसलिए वह अधिक वैज्ञानिक लिपि है। अगला और अंतिम बिंदु है सरल, कलात्मक एवं सुंदर। देवनागरी लिपि सरल, कलात्मक एवं सुंदर है। इसमें व्यंजन संयोग के सरल नियम हैं, अतः वर्तनी की भूलों की संभावना कम रहती है और इन सभी कारणों से देवनागरी लिपि अधिक वैज्ञानिक है। संसार की विभिन्न लिपियों का तुलनात्मक अध्ययन करने पर ये हम पाते हैं कि हमारी देवनागरी लिपि अन्य लिपियों से वैज्ञानिक है।